हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों? हाय जेसिका, ऑन टाइम। हाय धनेश, गुड आफ्टरनून जेसिका। सलाम सर। हाय हाय युवराज, गुड आफ्टरनून स्टडी एंड अचीव। हाय इंस्टॉल यूजर। हेलो स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? पढ़ भी रहे हैं कि नहीं आप सब लोग? हाय आकृति। घर पे रहना है और क्या करना है? हमें पढ़ते रहना है, चाहे जो सिचुएशन हो हमें पढ़ाई करती रहनी है। ठीक है बच्चों? बहुत बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे पास नए बच्चे हैं। जो लोग नए बच्चे हैं उनको मैं गाइड कर दूं कि हम लोग के पास दो पेजेस हैं, एक इंस्टा सॉल्व का पेज है और एक आस्क IITian का पेज है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके इंस्टा सॉल्व के पेज को सब्सक्राइब करना है एंड हमारी वीडियोस कहाँ मिलेगी? आस्क IITian के पेज पे मिलेगी। ठीक है बच्चों? एक बहुत कम बच्चे आए हैं, आ रहे हैं अभी बच्चे सारे धीरे धीरे करके। एक ही चीज़ करेंगे हम सब लोग, क्या करेंगे? आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है? जो आप जब चैटिंग करते हैं तो सिर्फ हमसे मुझसे बात करिए, आपस में बात नहीं होगी। हाय रोहित, हाय श्रीनिवास। ठीक है बच्चों? गुड आफ्टरनून स्टडी एंड अचीव। चलें क्वेश्चंस की तरफ बच्चों। आज भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड करेंगे। ठीक है? जितना भी पार्ट रह गया था उसके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हाय युवराज। ठीक है? नाउ हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे। आज की क्लास में हम बहुत सारे कर सकते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हमारी एक टेलीग्राम पे पेज है जिसका नाम है इंस्टा जी। ठीक है? एक टेलीग्राम पे पेज है, क्या नाम है उसका बेटा? इंस्टा JE। उस पे जाके हमारी PPT मिलेगी आपको। ठीक है? हाय आदित्य, हेलो युवराज। कैसे बच्चों आप सब लोग? गुड। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ठीक है बच्चों? क्लियर? हमारे इंस्टा JE पेज पे आप जाएंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। हाय ललित। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अगले वीक का भी टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा आप लोग के लिए। आज मैंने सारा टाइम टेबल अपडेट करके अपलोड कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा टाइम टेबल टिल 11th अप्रैल। 11th अप्रैल तक यही टाइम टेबल रहेगा। हाय अलोन, हाय आकिब, वालेकुम अस्सलाम फैजान, गुड आफ्टरनून ईशा। ठीक है बच्चों? आई एम गुड। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट। ठीक है? ये होगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट सेक्शन आज का। ठीक है? मैं पॉइंटर ले लेता हूँ रेड। ये होगा आज का। फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन सेल चैप्टर पढ़ेंगे, देन सेल डिवीजन, देन प्लांट किंगडम। बड़ा चैप्टर है तो 3 पार्ट में उसको पढ़ेंगे। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देन हम पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक फिर से, बायोटेक। तो हम क्या कर रहे हैं? 11th एंड 12th को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? हम 11th एंड 12th को मिक्स करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? सो दैट आपके दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ बाय साइड क्लियर होते जाए। ठीक है? स्टार्ट करें क्लास आज की। हाय इंस्टासॉल यूजर, आई एम गुड आकिब, हेलो आरती, हाय हाय। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है, आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। राइट? हाय शाहबुल, आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। शाहबुल, हेलो युवराज। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख चुका है, आप मुझे आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर दे रहा हूं। इन द मेमोरी ग्लैंड द एल्वोलाई ओपन इनटू। दूसरा क्वेश्चन है द डक्ट विच कैरीज मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड टू निपल्स आर कॉल्ड। हाय आमिर। युवराज आंसर दो बेटा। एवरीवन स्टडी एंड अचीव, जेसिका आंसर दीजिए, आरती आंसर, ललित आंसर। हाय इंस्टॉल यूजर। हाँ युवराज आंसर दो बेटा अब। गुड आफ्टरनून इंस्टॉल यूजर।
आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस अजारा मीर। गुड आफ्टरनून दीपशिका। मुझे आंसर बताओ बेटा आप लोग, सब लोग। दो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। इन द मेमोरी ग्लैंड द एल्वोलाई ओपन्स इनटू, और दूसरा क्वेश्चन है, जेसिका ने आंसर दिया फर्स्ट का बी एंड सेकंड का बी। ओके ओके बेटा। युवराज का भी आंसर है बी एंड बी। मेमोरी एम्पुला नहीं बेटा, मेमोरी एम्पुला नहीं होगा। श्रीनिवास गलत जवाब। ठीक है, बी 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 बी। तो बहुत बच्चों ने बी बी आंसर दिया है। अब देखिए मैं अब आपको कुछ बताता हूं। इसका आंसर जो है, इन द मेमोरी ग्लैंड द एल्वोलाई ओपन्स इनटू, बहुत सारी बुक में लिखा है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी बुक में लिखा है मेमोरी डक्ट। अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ चुका है यहां पे। क्या कॉन्ट्राडिक्ट आया है यहां पे? बहुत सारी बुक में लिखा हुआ इन द मेमोरी ग्लैंड्स द एल्वोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी बुक में लिखा है मेमोरी डक्ट। अब क्या है, हमें क्या देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में। एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन्ड है, क्या बच्चा मेंशन्ड है? मेमोरी डक्ट। नहीं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स नहीं है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहां है बेटा? आप खुद देखिए, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम ले रखा है। इफ यू गो एंड चेक योर एनसीईआरटी, उसमें मेमोरी डक्ट दे रखा है मेंशन। राइट, एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या मेंशन्ड है? मेमोरी डक्ट। ठीक है, बहुत सारे नए बच्चे आए हैं आज। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एसी मेमोरी लोब्स एंड सी एरोला गलत। सो समझ में आया आपको जेसिका? सो लिसन केयरफुली, इन मेनी बुक्स दे हैव मेंशन्ड memory tubules as well as memory duct. So if you will go and check the NCERT, that's why I took this question. If you will check the NCERT, हमें क्या दिखेगा? मेमोरी डक्ट दिखेगा। ठीक है, हमें क्या दिखेगा? मेमोरी डक्ट मेंशन है। ठीक है, कोई नहीं रैपर, एमी रैपर, क्या बात है। यस, ट्रूथ इन सेंटेंस द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यस सी, मैं आपको यही तो समझा रहा हूं। देखिए, जो हमारा जो एल्वोलाई डक्ट है, जो हमारा मेमोरी एल्वुलस है, जिसको यहाँ पे मेमोरी एल्वुलस मेंशन कर रखा है, द मेमोरी एल्वुलस ओपन कहाँ करता है? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट ओपन करता है लैक्टिफेरस डक्ट में। सो ये जो मेमोरी, ये एल्वुलस है, ये कहाँ ओपन कर रहा है? हमारा मेमोरी डक्ट में। तो हमें जो मेन वर्ड है, वो हमें एनसीईआरटी पे ही जाना है। राइट, जो मेन वर्ड है हमें एनसीईआरटी पे ही जाना है, हमें एनसीईआरटी का ही ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में मेंशन है मेमोरी डक्ट। लेट्स सपोज आपके ऑप्शन में मेमोरी डक्ट नहीं दे रखा है, देन आप मेमोरी ट्यूब्यूल्स मार्क कर सकते हैं। द ट्यूब्यूल्स ज्वाइंट, बट आप ये देखिए ना, एनसीईआरटी में कहीं भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स का जिक्र नहीं है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स का जिक्र नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? मेमोरी डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डक्ट which carries milk from memory gland to nipples are called what? Lactiferous duct. So basically हमारे क्या हो रहा है, मेमोरी एल्वुलस में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है किसका? मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि हमारा लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मूव कर रहा है। हेलो एसके, हाय मोहसिन, हाय सोनू, लेट हो गया बच्चा। क्लियर? सो अगर दोनों मेंशन है तो हमें डक्ट मार्क करना है, एंड अगर सिर्फ एक मेंशन है तो उसमें मार्क करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंसर यहां पे सबको क्लियर है? यहां पे डी एंड बी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, about which day in the normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH and normal secretion of LH normally occurs? Give me the answer now. About which day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of luteinizing hormone normally occurs? जिसको हम LH सर्ज भी बुलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्म में ये पूछते हैं क्वेश्चन को। एरोला इज द निपल के साइड में जो ब्लैकिश सेक्शन है उसको एरोला बोलते हैं, राइट?
ठीक है, जैसिका का आंसर ए, रोहित का आंसर है, एमी रैपर ए, परवीन का आंसर ए, ठीक है, सोनू का आंसर 14 डेज, यस 14 डेज, यस, ईशा का भी आंसर ए। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्वेश्चन को समझने के लिए हम ये एक टेबल ले रहे हैं, एक डेज के हिसाब से हम टेबल ले रहे हैं यहाँ पे, सो दैट हम समझ सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बेसिकली कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? तो अब देखिए शुरुआत के 0 to 7 डेज में बेसिकली क्या है, हमारा हार्मोनल सिक्रीशन कम है, ठीक है, हमारा हार्मोनल सिक्रीशन कम है। कौन सा हार्मोनल सिक्रीशन कम है? एलएच का हार्मोनल सिक्रीशन कम है। सो बेसिकली क्या होता है, लिसन केयरफुली, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है। जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे दो हार्मोन है, एफएसएच एंड एलएच को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। अब ये एफएसएच एंड एलएच क्या बनाते हैं? हमारे ईस्ट्रोजन। अब जितना ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे ईस्ट्रोजन बन रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, ईस्ट्रोजन क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? तो यहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल बढ़ते जा रहा है। सो 14th डे पे क्या होगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टॉप पे आ जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टॉप पे होगा, मींस सबसे ज्यादा अमाउंट हो जाएगा इस हार्मोन, तो क्या होगा? ये जो हमारा ओवेरियन साइकिल है, ये देख रहे हैं हमारा ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, तो क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कब होता है? जब ये 14th डे पे आता है। जब ये 14th डे पे आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और ये रिलीज आउट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा ओवम क्या कर गया? रिलीज कर गया, राइट। ओवम क्या कर गया? हमारा रिलीज कर गया। अब इसमें क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्या हो रहा है? अब क्या बचा? ओवम रिलीज आउट कर गया, तो हमारे में क्या बचा? आपका नेट स्लो है, थोड़ा सा नेट का देख लीजिए, ठीक है। हाँ मैं समझाऊंगा इसको इंग्लिश में। तो बेसिकली जो हमारा जो लेफ्ट आउट पार्ट बचा उसको हम बुलाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम किसकी वजह से बना? बताइए बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बना है किसकी वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बना है। कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ एक वजह से बना है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तब ये क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा। कौन सा दो हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन एंड कौन सा दो हार्मोन? बताओ बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा दो हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है, क्लियर। ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली क्या हुआ? शुरुआत के डेज में इसका लेवल कम है, जैसे ही एलएच का लेवल पीक पे होगा तो क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल को ऑर्डर मिल जाएगा, नाउ इट्स योर टाइम टू रप्चर। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और ये रिलीज आउट कर जाएगा, क्लियर। एंड जो बचा हुआ चीज है उसको हम बुलाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि रिलीज करेगा दो हार्मोन, जो कि प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन है। Now for those who wants to understand this concept in English, I will explain you in English. So basically what is happening, this menstrual cycle is a how many days process? 28 days process हो रहा है, ठीक है। So what is happening in this menstrual cycle? The rupturing is happening, means the release of oocyte is happening and the proliferation and maintenance of endometrium is happening. So basically what is happening is that endometrium is preparing themselves for implantation, right? So it is getting blood supplies, nourishment it is getting. So what is happening? Normally hypothalamus is releasing a hormone called as GnRH, gonadotropin releasing hormone. Now this GnRH will target on anterior pituitary gland and it will release FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, right? Now what is happening? Luteinizing hormone will secrete androgen, जो कि मेल में भी हो रहा था. Same thing was happening in male, right? This LH was releasing androgens. Now this androgen is being converted into estrogen.
राइट. सो FSH भी क्या बना रहा है, ईस्ट्रोजन. LH इज ऑल्सो मेकिंग ईस्ट्रोजन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द ईस्ट्रोजन अमाउंट इज गेटिंग इंक्रीज्ड. सो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा. इट विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड LH का और हार्मोन इंक्रीज करेगा. राइट, इट विल इंक्रीज द LH हार्मोन. राइट, it will increase the LH hormone. So when the LH amount is extremely high, when the LH amount is extremely high, then what will happen, the rupturing of Graafian follicle will occur. Right, rupturing of Graafian follicle will occur and the ovum or egg is released. Right, ovum or egg is released and the left out part is called as corpus luteum, which will release two more hormone, that is progesterone and estrogen. ठीक है. और ये these progesterone and estrogen will act as a negative feedback mechanism and it will stop the formation of LH. ठीक है. So this was whole about the hormones in menstrual cycle. Students focus in class. बच्चों क्लास में फोकस करिए, आपस में बात कम करिए. राइट, क्लियर हो गया सबको यहां पे? Yes, the answer is 14 days. Everyone is clear for this point? The answer over here is 14 over here. The answer over here is 14. Yes, all of you were right. Clear? Next question. Let's go to next question. So मैंने यहाँ पे explanation भी लिखा है. Both LH and FSH attains a peak. देखो FSH attain नहीं करेगा तो ये गलत है. FSH का इतना peak नहीं जाएगा. मेन peak किसका होगा? FSH का इतना peak नहीं होगा. मेन peak किसका होगा? LH का होगा. Right, attain a peak level in the middle of menstrual cycle about 14 days. Rapid secretion of LH leads to its maximum level during the mid cycle called LH surge. मतलब बीच में क्या हो जाएगा, एकदम से LH का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग. 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है. प्लीज बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन पे पढ़ें और जवाब दें मुझे. क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. गुड आफ्टरनून मिस्टर सोल यूजर. क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. गिव मी द आंसर. युवराज का आंसर है सी. जेबा का आंसर है बी. बच्चों आंसर दो मुझे फटाफट से. शनक परवीन का आंसर है डी. ओके. अरबाज सी. दीपशिका सी. आपका नेटवर्क नहीं चल रहा तो बेटा थोड़ा सा आप रिफ्रेश करिए, रीस्टार्ट करिए, यू विल गेट द नेटवर्क. क्लियर? सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट. तो बहुत बच्चों ने सी बोल रहे हैं, बहुत बच्चे बी बोल रहे हैं. मोहसिन का आंसर है बी. रोहित का आंसर है बी. फैजान का आंसर सी. सोनू का आंसर बी. स्टडी एंड अचीव बी. सो मैं यहां पे देख रहा हूं बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रखा है किसमें, बी एंड सी में. बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन है किसमें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में. तो अब चल के इसका फटाफट से देखते हैं क्यों हो रहा है ये कंफ्यूजन. सो बेसिकली अगर हम जाएं तो इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं. हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होती हैं. ठीक है. तो पूछा गया है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो बेसिकली चार ही फेज होती हैं, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज एंड ओव्यूलेशन फेज. ठीक है. प्रोलिफरेटरी फेज में क्या होता है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम. नो, नहीं, गलत. यहां पे मायोमेट्रियम का रैपिड रीजनरेशन नहीं होता है. रैपिड जनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. अगर मैं यहां पे यूट्रस का डायग्राम बनाऊं तो ये अंदर की लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम, तो यही तो बनेगी भाई. राइट? यस, ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम, नॉट मायोमेट्रियम. सो रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम रॉन्ग. रैपिड रीजनरेशन किसका होगा, एंडोमेट्रियम का होगा ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. नेक्स्ट, सिक्रीटरी फेज, डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ एंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन. यस, ये तो थोड़ा बहुत पॉइंट सही है. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकेज ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज. बेटा मायोमेट्रियम को तो ब्रेकेज होगा ही नहीं, मैंने अभी बताया.
नेक्स्ट, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है? LH एंड FSH अटेन्स पीक लेवल एंड शार्प। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हम सिर्फ LH लिखा होता यहां पे तो ये करेक्ट होता, अगर FSH नहीं मेंशन होता तब ये करेक्ट होता। यहां पे क्या है, हमने FSH को भी मेंशन कर रखा है, लिखा हुआ है LH एंड FSH अटेन्स पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? ये मेंशन कर रखा है हमने यहां पे। सो आंसर क्या है यहां पे? अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें, if you will see most appropriate answer, the most appropriate answer is secretory phase, development of increased secretion corpus luteum and of progesterone. yes, B is right. अब आप सबको क्लियर हुआ B क्यों राइट होगा? भैया मायोमेट्रियम नहीं होता, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है, एंडोमेट्रियम ही रीगेन करता है, और जो हमारा ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो भी आके एंडोमेट्रियम पे ही अटैच होता है। क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर? सब लोग यस लिखिए फटाफट से। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत लोग को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट क्लियर डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? अभी जस्ट डिस्कस किया है मैंने क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। जेबा का आंसर बी, सोनू का आंसर बी, रोशन बी, सोनू बी, दीपिका बी, युवराज बी, श्रीनिवास डी, सॉरी सबका डी है यहाँ पे, सॉरी मैं बी बोल रहा हूं। तो 99.99% बच्चों ने यहाँ पे क्या दिया है? आंसर डी। मतलब आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, तो बेसिकली क्या हुआ था, जब हमारा क्या रप्चर हुआ, जब हमारा LH सर्ज हुआ तो क्या हुआ, हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया। जो ग्राफियन फॉलिकल जो बचा है उसको हम क्या बुला रहे हैं? हम LH बुला, वो उसको हम क्या बुला रहे हैं? हम कॉर्पस ल्यूटियम बुला रहे हैं, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स बुलाएंगे फिर। तो बेसिकली ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ और नहीं है, ये लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है। ये ग्राफियन फॉलिकल ही है जो कि रिलीज कौन सा ग्लैंड हार्मोन कर रहा है? वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? सो आंसर क्या है यहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल। यस, वेरी गुड बच्चों, सबका आंसर यहाँ पे सही है। आंसर क्या है यहाँ पे? ग्राफियन फॉलिकल। गुड, राइट? सी माय आंसर आल्सो। जैसिका आपने डी आंसर दिया है, आई सॉ दैट, सॉ योर आंसर। यस पवीन, दे विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसके एक्सप्लेनेशन की आई थिंक सो आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं रीड आउट कर देता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है? सो क्या है यहां पे लिखा? ग्राफियन फॉलिकल इज अ फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग हेड। मतलब ये एक फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल है जो कि हमारा किसके सराउंड करता है? एग सेल के सराउंड करता है, इनसाइड द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये एक फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल है जो कि एग सेल को कवर अप कर रहा है। ठीक है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जब ये रप्चर करेगा तो ये क्या होगा? फाइनल स्टेज होगा। Shortly before the ovulation, the follicle swells and develops a stigma. At ovulation, the stigma ruptures, releasing the secondary oocyte. ये रिलीज करेगा किसको? सेकेंडरी oocyte को, एंड कोरोना रेडिएटा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। मतलब जो हमारा वो क्या कहते हैं, ओवरी है, वो दो पार्ट में, पेरिटोनियल कैविटी, इनसाइड की कैविटी होती है, टू बी टेकन अप बाय ओविडक्ट। ठीक है? ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। In human females, meiosis 2 is not completed until. In human female, meiosis 2. सोनू पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसिका पढ़ाई पे ध्यान दें, आपस में बात नहीं करेंगे। In human females, meiosis 2 is not completed until. इसका जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है यहां पे। मेरे ख्याल से 100% बच्चों ने डी दिया है आंसर। 100% बच्चों ने क्या दिया है इसका आंसर? डी दिया है। बहुत अच्छे बच्चों, 100% बच्चों ने यहाँ पे डी दिया है आंसर। वेरी गुड। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करके आपको बताना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं आपको ऐड ऑन करने बताऊंगा। जो बेसिकली ऊगोनियम है हमारा, जो बेसिकली हमारा ऊगोनियम है, उसमें बेसिकली माइटोसिस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊगोनियम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक ऊगोनियम बनाऊं, ये हो गया हमारा ऊगोनियम। प्लॉइडी क्या होगी इसकी? क्या होगी प्लॉइडी? 2n होगी प्लॉइडी। क्या होगी प्लॉइडी बच्चों? इसकी प्लॉइडी होगी 2n। ये माइटोसिस कर रहा है। ठीक है, माइटोसिस के बाद डिफरेंशिएशन किया तो ये माइटोसिस के थ्रू बना। फिर क्या हुआ? इसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ बच्चों? डिफरेंशिएशन हुआ। जब डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन दो सेल बनाए। ठीक है, इसको हम बुलाएंगे प्राइमरी oocyte। क्या बुलाएंगे बच्चों? इसको हम क्या बुलाएंगे? प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसको हम क्या बुलाएंगे? प्राइमरी oocyte। अभी प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा? मियोसिस अंडरगो करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। प्राइमरी oocyte क्या मेंटेन करेगा? मियोसिस करेगा। जब प्राइमरी oocyte मियोसिस करेगा तो क्या होगा? प्राइमरी oocyte मियोसिस कर रहा है तो दो चीज बनेगा इसमें। तो दो सेल आएंगे सबसे पहले। तो पहले होगा मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होगा तब यहां पे एक स्मॉल सेल आएगा जिसको हम बुलाएंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों? फर्स्ट पोलर बॉडी। सो इसमें बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ है प्रॉपरली। इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन तो प्रॉपर हुआ है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम है। एंड ये जो दूसरा सेल है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी है एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी प्रॉपरली आया है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी oocyte। यस, प्राइमरी oocyte विल फॉर्म्ड इन फीटल लाइफ साइकिल। यस, प्राइमरी oocyte हमारा फीटल में ही बन रहा है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। क्लियर? यहां पे आ गया हमारा सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte कैसे बना? सेकेंडरी oocyte बना हमारा कब? मियोसिस 1 के बाद। यस, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना हमारा मियोसिस 1 के बाद। क्लियर? ये बना हमारा जब, ये कब बनता है? जब हमें प्यूबर्टी अटेन होती है। ठीक है, और साथ में क्या बना? एक सेकेंड चीज बनी हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये क्या करेगा? ये रह जाएगा किस स्टेज में? मेटाफेज 2 स्टेज। इट विल रिमेन इनटू मेटाफेज 2 स्टेज। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है यहां पे, सॉरी, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये किस स्टेज में रह जाता है? ये मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रह जाता है। किस स्टेज में रहेगा? मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रहेगा। क्लियर? ये किस स्टेज में रहेगा? मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। सो जो बच्चा बॉर्न होता है उसके अंदर ये होगा, मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा? नॉर्मल जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं तब ये मेटाफेज 2 स्टेज में जाके रेस्ट करें। ठीक है, अब जब हमारा स्पर्म एंटर करेगा, when the sperm will enter for fertilization, तो अब हम क्या, अब यहां तक पहुंच गए थे हम सेकेंडरी oocyte तक। हम पहुंच गए थे बच्चों सेकेंडरी oocyte तक। क्लियर? सेकेंडरी oocyte तक हम पहुंच गए थे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये मियोसिस 2 कंटिन्यू करेगा। ये क्या करेगा? मियोसिस 2 कंटिन्यू करेगा। जब ये मियोसिस 2 कंटिन्यू करेगा तो यहां पे बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा ओवम रेडी है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। यस, ठीक है। सो आंसर क्या है? फर्टिलाइजेशन। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म आएगा। वरना अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो यही हमारा रिलीज आउट कर जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर बच्चों? हाँ बच्चे, मैं आपका आंसर्स देख रहा हूं। कोई नहीं अभिषेक, आप फर्स्ट टाइम है तो आपको ऐसे ही आपको पुरानी वीडियो से क्लियर होता जाएगा। आई कैन सी योर आंसर्स, आई कैन रीड योर कमेंट्स। क्लियर? सो आंसर क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन है इसका आंसर।
सो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं सारे नए बच्चों के लिए एक्सप्लेनेशन क्या है जो मिस कर गए। इन ह्यूमन बीइंग ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज. The maturation of secondary oocyte is completed in the mother's oviduct, usually after the sperm has entered the secondary oocyte for fertilization. Entry of the sperm restarts the cell cycle breaking down MPF. MPF क्या होता है यहाँ पे? एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर है जो कि हमारा एक सेल डिवीजन का फैक्टर होता है. टर्निंग ऑन एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फटाफट से. हाई हीट, लेट हो गए आज काफी. आईपीएल मैचेस ड्रॉन, आईपीएल के मैचेस ही नहीं हो रहे. सो आप पूछ, यू आर आस्किंग स्टडी नचीव इन द ऑप्शन गिवन entry of sperm and fertilization is given, then we should choose entry of sperm rather than fertilization. Is it correct, sir? Let me read out the question once more. So in human female, meiosis 2 is not completed until, बेटा इसका fertilization होगा ना. ऑप्शन देखिए, सी स्टडी इन अचीव, देयर इज नो ऑप्शन राइट नाउ व्हाट यू आर सेइंग. देयर इज नो सच ऑप्शन व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ. Clear? So you are saying in the option given, entry of sperm and fertilization given, then we should choose entry of sperm rather than fertilization. Is it clear? Yes. Yes. If it is not fertilization mentioned, then we will be marking entry of sperm. Clear? If it is mentioned fertilization, then we have to mark fertilization only. So normally if there is no fertilization, if there is no entry of sperm, then also it is going to degenerate. Right? Yes. Defertilization आएगा. Yes. Next question. Next question. Identify the human development stage shown below as well as the related stage, related right place of its occurrence in a place in a normal pregnant woman and select the right option for the two together. Means question क्या है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज का ये जो डायग्राम है उसका स्टेज पहचानना है एंड हमें इसका राइट ऑप्शन देखना है कि इसका राइट क्या होगा. जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्लास नहीं चल रही है, इट्स अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास. ठीक है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस डायग्राम एंड यू हैव टू सी द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ दिस डायग्राम. ये है पूरा क्वेश्चन. बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया. जेबा का आंसर बी सी, हीथ का आंसर सी, शाजिया यू आर लेट अगेन. हाँ, डेली यू आर लेट. दीपिका का आंसर सी, भूमिका का आंसर सी, अंसारी का वो महबूब अंसारी सी, आरती सी. बहुत बच्चों ने आंसर यहाँ पे क्या दिया है, सी आंसर दिया. फैजान ऑल्सो सी, स्टडी एंड अचीव ऑल्सो सी. सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मेडिकल में बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, हर साल देयर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन इन मेडिकल. ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन मेडिकल में जरूर आता है इसके ऊपर. तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं. मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे ले रखा है, सब लोग बोर्ड पे देखिए. यहां पे एक मैंने डायग्राम ले रखा है. तो देखिए ये क्या है, हमारे पास ओवरी है. कहां गया मार्कर हमारा? ये क्या है हमारा ओवरी. ओवरी से क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ. राइट, ओवरी से क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ. अब ये जो ओव्यूलेशन हुआ है तो हम ये इसको बड़े करके देख रहे हैं. ये है हमारा ओवम, सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम बुला रहे हैं. अब क्या हो रहा है यहां पे, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओवर हियर द स्पर्म इज कमिंग. तो स्पर्म कहां पे आता है, ये आता है एम्पुला और इस्थमस के बीच में. तो इसको हम बुलाते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है. ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन है. फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, कुछ लोग बोलते हैं एम्पुला, कुछ लोग बोलते हैं इस्थमस. नहीं, उसके बीच का एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया. तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट डे 2 सेल स्टेज, देन थर्ड स्टेज, थर्ड डे में क्या हो सकता है 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज. मतलब पहले दो, सर एक डाउट है, हाँ क्वेश्चन में पूछिए, आप राइट करके पूछिए. तो पहले 2 सेल आए, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से क्या हो गए 16 बनेंगे. 8 से क्या बन गए, 8 के बाद बनेंगे 16 सेल. 16 ये होंगे कितने, 16 to 32. ठीक है, 16 to 32.
फीटस कौन सी स्टेज है? फीटस तो एंड स्टेज हो गया ना, ठीक है। ये हो गया 16 to 32। सो जो मोरुला जो स्टेज है, ध्यान से सुनिए, मोरुला जो स्टेज है वो कितने सेल का होता है? 16 to 32, ठीक है। ये क्या होता है? 16 to 32 सेल स्टेज होता है मोरुला। अब मोरुला जो है, देख रहे हैं अब ये मोरुला, सारे डायग्राम यहां पे मेंशन है। तो सेकेंडरी सेल स्टेज कहां पे है? इस्थमस रीजन में। फोर्थ सेल स्टेज भी इस्थमस, एट्थ में एंड की तरफ आ रहा है। एंड अब ये मोरुला एकदम एंड की तरफ मूव कर रहा है, राइट। एंड देन फाइनली मोरुला स्टेज जो है कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लास्टोसिस्ट में। तो अब इसके अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। सर सी माय चैट सर, बट इन न्यू एनसीईआरटी इट इज एम्पुलर गिवन। सी जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था इट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। हर क्वेश्चन में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। आई हैव टू सी 2019 की बुक में चेक कर लेता हूं एक बार कि वो एम्पुला है कि नहीं, बट जो मैंने एनसीईआरटी देखता हूं उसमें एम्पुलरी, आप अगर गूगल भी करेंगे तो इट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ओनली राइट टिल नाउ, ठीक है। I will check that particular thing what you are saying in NCERT, new NCERT I will check that, ठीक है। सो मैं क्या समझा रहा था, मोरुला जो है, मोरुला स्टेज जिसको हम सॉलिड बॉल स्टेज भी बुलाते हैं, एकदम देख रहे हैं सॉलिड बॉल की तरह दिख रहा है। तो अब ये इसको 16 to 32 सेल स्टेज होता है। इसके बाद ये क्या होगा? डिफरेंशिएशन करेगा, मतलब इसके अंदर सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे। आउटर सेल लाइनिंग जो देख रहे हैं आप, ये आउटर सेल लाइनिंग बनी हुई है, ये जो है आउटर सेल लाइनिंग, इसको हम बुलाएंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या बुलाएंगे बच्चों? ट्रोफोब्लास्ट। और फिर क्या होगा? उसके अंदर कुछ जो सेल मास होगा वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो सेल मास होगा वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, क्लियर, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम बुलाएंगे क्या? इनर सेल मास। क्या बुलाएंगे बच्चों? उसको इनर सेल मास, क्लियर, उसको हम बुलाएंगे इनर सेल मास। अब ये जाके कहां कहां लग जाएगा? ये इंप्लांट होगा कहां पे? हमारे एंडोमेट्रियम की वॉल पे, मतलब हमारे यूट्रस की वॉल पे जाके ब्लास्टोसिस्ट ही इंप्लांट होता है। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि ब्लास्टोसिस्ट ही इंप्लांट होगा कहां? यूट्रस की वॉल पे, ठीक है, क्लियर। ब्लास्टोसील जो है, हाँ ब्लास्टोसील इज ऑल्सो प्रेजेंट। ब्लास्टोसील क्या होता है? इनर कैविटी को हम ब्लास्टोसील बुला रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप देखें तो मैंने यहां पे एक और डायग्राम है, तो एम्ब्रियोब्लास्ट हमने साइड में रखा है। ये जो कैविटी यहां पे जो मेंशन है उसको हम ब्लास्टोसील कहलाते हैं। ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है इसको हम ब्लास्टोसील। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, डे 1 में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, डे 2 में क्या हुआ? यहाँ पे 2 सेल स्टेज, डे 3 में 4 सेल स्टेज, फिर मोरुला का फॉर्मेशन हुआ, देन ब्लास्टोसिस्ट, देन इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश नाउ। Serene Chief, listen carefully what is happening. Now this secondary oocyte is being released from ovary. It is being captured by fimbriae in the fallopian tube. The end part of the fallopian tube is a infundibulum, जो it's a cup shape like structure which has fimbriae, मतलब हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रे का, ठीक है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। नाउ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल कैप्चर द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ऑयस्टियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इट इज दे हैव ऑयस्टियम प्रेजेंट, infundibulum has ऑयस्टियम प्रेजेंट और fimbriae has ऑयस्टियम, so they will capture the secondary oocyte. Now when the secondary oocyte is present, till now I have read that in NCERT it's been mentioned it is ampullary isthmic junction. It will reach towards ampullary isthmic junction for fertilization, right? So when the fertilization is there, what will happen? It will form 2 cell stage, then it will form 3 cell, then morula stage. See, आप लोगों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मोरुला कितना है, मोरुला स्टेज का क्या होता है, मोरुला स्टेज कितना होता है, बताइए मुझे। बहुत लोग यहां पे एक चीज पूछ रहे हैं बार बार, मोरुला स्टेज कितना होता है। टेल मी द आंसर, मोरुला स्टेज कितने सेल का होता है, मुझे बताइए अभी। मोरुला स्टेज कितने सेल का होता है? बहुत लोग अलग ही अलग आंसर दे रहे हैं, दे आर गिविंग डिफरेंट आंसर। 8 to 16 नहीं, 16 to 32 होता है बेटा, ठीक है। मोरुला हमारा आता है 16 to 32, ठीक है। 8 सेल से शुरुआत होता है, यस हीथ 8 सेल से शुरुआत हो रही है, लिसन केयरफुली, 8 सेल से शुरुआत होती है। आपको जो कंफ्यूजन है वो 8 सेल से शुरुआत होती है, बट ये 16 to 32 तक जाता है, ठीक है बच्चे। तो वो गलत नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं है, ठीक है। यस 8 to 16 मान रहा हूं, बट 16 to 32 तक जाता है ये,
क्लियर? ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर उसमें 8 to 16 मेंशन नहीं है देन यू विल मार्क 16 to 32. Clear? So now for you study and achieve, so we have created this 16 to 32 morula stage. Now this morula is going to show differentiation. It is going to show differentiation, right? Morula is एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म हुए हैं तो उसको हम मोरुला बना रहे हैं, ठीक है? मोरुला इज शोइंग डिफरेंशिएशन. नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विल फॉर्म डिफरेंट सेल्स. आउटर वॉल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट and the inner mass of the cell is called as inside cell mass, and they will create a cavity. You can see in this diagram they have created a cavity over here, so this cavity is called as blastocele. Clear? It is blastocele. क्लियर हो गया सबको ये पार्ट? सी ठीक है, फॉर यू इज जेसिका इट इज एम्पलरी रीजन, राइट? सो द आंसर इज व्हाट? द ब्लास्टोसिस्ट विल कम एंड ज्वाइन टुवर्ड्स uterine wall. Clear? It will come and join towards uterine wall. So many of you have given the right answer. Those who have given the wrong answer now can refer it. Clear हो गया बच्चों? यहां पे it is uterine wall. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये भी. गुड आफ्टरनून सनत, गुड आफ्टरनून रोहिणी, यू आर लेट, यू ऑल आर 42 minutes लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. दैट अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ yolk and its distribution in the egg will affect, राइट? आर्यन बातें ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दे आर्यन. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect what? Tell me the answer. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect what? ओहो, मिक्सर आंसर आने लग गया ये. एडी. हाँ, डी किसका था पहले मैं देखूं? अरबाज डी, अशोक डी, भूमिका डी, रंजीत डी, एंड और बाकी बच्चों का क्या है? ए आंसर आ रहा है. रोहिणी डी, ए सर. सो बहुत बच्चों ने यहां पे ए मार्क किया है, तो ए ही इसका आंसर है. अमाउंट ऑफ योग जो होता है वो a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect, मतलब ये जो पूरा है ये किस पे अफेक्ट करेगा? क्लीवेज पे अफेक्ट करता है. कैसे? लेट्स सी. सो क्लीवेज क्या होता है जो अभी हम समझा रहा था, मैं आपको अभी जो होल डिवीजन समझा रहा था उसको हम क्लीवेज बुला रहे हैं, ठीक है? सो द मोड ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ योक. अमाउंट के योग के हिसाब से बहुत टाइप के डिफरेंट एग होते हैं. मोनोलेसिथल टाइप के, बायलेसिथल टाइप के एग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हायर लेवल पे चला जाता है ये चीज, ठीक है? सो द मोड ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ योग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन दिस बेसिस द क्लीवेज में बी होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक. अब मुझे ये बताइए बच्चों, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्या होता है? ये होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? यस, एवरीवन वाज करेक्ट. मुझे ये दो वर्ड का मीनिंग बताइए, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक का मतलब एक ने लिखा है मींस कंप्लीट की क्लीवेज. मीरोब्लास्टिक का मतलब लिखा है सर सीमा आंसर आकृति. ए नहीं बेटा, हाँ ए ही तो आंसर होगा. यस, ए ही तो आंसर था इसका. पैटर्न ऑफ क्लीवेज. योर टीचिंग स्टाइल इज फैंटास्टिक, थैंक यू. यस, देखो मेरी बात सुनो, जिनको ये वर्ड नहीं पता, ये वर्ड आपके प्लांट सेक्शन में भी आता है. सी, ये वर्ड एक जिसे कहते हैं ना बायोलॉजी का मेन वर्ड्स में से एक वर्ड होता है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक समझो, लेट्स सपोज ये क्या है? जाइगोट है. व्हेन होल ऑफ द जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक डिवीजन. होलोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? व्हेन होल ऑफ द जाइगोट इज बीन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. मीरोब्लास्टिक मींस when partial part of the zygote is being converted into embryo. होलोब्लास्टिक होल कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, मीरोब्लास्टिक पार्शियल पार्ट. क्लियर? यस, गुड. सो आंसर क्या है इसका? पैटर्न ऑफ क्लीवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टडी एंड अचीव 8 to 16। मैंने बोला ना, अगर आपके पास 8 to 16 नहीं तो 16 to 32 भी है। अगर आप गूगल, इफ यू विल डू गूगल, यू विल गेट 16 to 32 ऑल्सो। नेक्स्ट, ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया, ये आंसर दीजिए मुझे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर। ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया। ग्रे क्रेसेंट कौन सा एरिया होता है? ग्रे क्रेसेंट कौन सा एरिया होता है? बहुत बच्चों का आंसर आ गया बी। बहुत बच्चों का आंसर आया है यहां पे बी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक डायग्राम बना रखा है। तो लेट्स सपोज ये एक एनिमल का हेमिस्फीयर है, ये एक सेल का हेमिस्फीयर है, ये एग का हेमिस्फीयर है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? एक स्पर्म आ रहा है, एंट्री कर रहा है। ये क्या है? स्पर्म की एंट्री कर रहा है। ठीक है, स्पर्म इज एंटरिंग। तो ग्रे क्रेसेंट एरिया क्या होता है? लेट्स सपोज, इधर देखो सब लोग बच्चों, लेट्स सपोज, मैं कैसे समझाऊं, मैं ये कैप के थ्रू आपको समझाता हूं। आई टेक दिस कैप। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक हमारा एग का सेल है। ठीक है, हमारा स्पर्म मूव करके आ रहा है। ठीक है, स्पर्म इज कमिंग एंड मूविंग। अब ये आके फर्टिलाइज करेगा यहां पे। तो ग्रे क्रेसेंट एरिया क्या होता है? एंट्री ऑफ स्पर्म के जस्ट पीछे वाला एरिया, उसको हम बुलाते हैं ग्रे क्रेसेंट एरिया। तो ये बेसिकली ग्रे क्रेसेंट एरिया वो एरिया जानने के लिए होता है, उसकी क्या कह सकते हैं, पोजीशन जानने के लिए हो सकता है। मतलब डॉर्सोवेट्रल, सॉरी, एरिया जानने के लिए हो सकता है, कौन सा एरिया की। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमेशा स्पर्म के सेंटर से, जहां से स्पर्म एंटर करेगा उसको हम वेंट्रल एरिया बनेगा, और उसके पीछे वाला एरिया क्या बनेगा? डॉर्सल एरिया बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एग एंटर कर रहा है स्पर्म, इसके पीछे वाला, यहां पे स्पर्म ने एंटर किया, इसके पीछे वाला एरिया ये होगा हमारा ग्रे क्रेसेंट एरिया। क्लियर? ये होगा हमारा ग्रे क्रेसेंट एरिया। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी में नहीं बेटा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी तो पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर 90% एनसीईआरटी है, 10% कहां से पढ़ोगे? 10% के लिए आपको हम लोग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है ग्रे क्रेसेंट एरिया। तो ये बेसिकली डॉर्सो लेटरल साइड हमारा डिसाइड करता है। ठीक है, पीछे का एरिया बनाता है हमारा। ठीक है, क्लियर बच्चों? सो क्या है? जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ ओवम। आंसर क्या है इसका? जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ ओवम। क्लियर हुआ बच्चों की नहीं? यस लिख के जवाब दीजिए। On an average, beta, see, diagrammatic questions are very less. I'll tell you frankly, and the questions are not so much tough. Just listen carefully. The NTA is making the paper like this. They are not making the tough paper. So if you are going to talk for 45 to 45 means 90 questions. Let's suppose we have 90 questions in biology. So in this 90 questions of biology, around 25 plus 25, 55 to 60 question will be easy. Not super easy, but it will be easy. If you have done little bit hard work, you will get that particular 60 questions. Now how much is left? 30 questions are left. For this 30 questions, you have to do hard work. Hard work in the sense, you don't have to become a bookworm. Right? You don't have to become a bookworm. You have to become smart. You have to think. For those 30 questions, you have to think. And then only you can get the answers. So to get, देखो 9 into 4 कितना होता है? 9 4 36. तो 360 मार्क्स का हमारा बायोलॉजी है। सो 360 बायोलॉजी में से 320 पाना मैं बता रहा हूं बहुत ईजी है। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनके बहुत लोगों के 320 आए हैं। आई टेल यू फ्रैंकली, बहुत बच्चों के जो कि हमारे ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, उनके जैसे कि कभी किसी का, मैं आपको बताता हूँ 150 आए के 150 मार्क्स आए। तो उसने मेहनत की, और मैंने खुद देखा उसने मेहनत की, अच्छी मेहनत की, उसने आराम से 1 साल ड्रॉप करने के बाद 320 पाया है बच्चे ने। और वो इस वक्त कर्नाटका में मेडिकल सीट पे है। ठीक है, वो कर्नाटका में मेडिकल सीट पे है। बिकॉज मैं इससे पहले बैंगलोर में पढ़ाता था, तो वहां पे मैंने बच्चों को पाए हैं सीट्स। ठीक है, तो मेहनत चाहिए बच्चों।
थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ी सी मेहनत मैं करूंगा तो अपने आप हम पहाड़ चढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरला इन ह्यूमन इज करेक्ट? ठीक है, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। थैंक यू रोहिणी। आंसर टेल मी बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरला इन ह्यूमन इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरला, कौन सा ये स्टेटमेंट मोरला के लिए करेक्ट है? पढ़िए अपनी स्क्रीन पे और आंसर दीजिए मुझे। It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA. It has far less cytoplasm as well as less DNA than in uncleaved zygote. आर्यन एंड जेसिका पढ़ाई पे फोकस करिए। Next, it has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA as in uncleaved zygote. D है, it has more cytoplasm and more DNA than an uncleaved zygote. बताइए आंसर। मिक्सर आंसर आ रहा है, ए एंड बी। बी किसने दिया? बी दिया मुझे किसी ने। बी दिया इंस्टासॉल यूजर ने। ए दिया तनिष ने, युवराज ने ए, सोनू का ए, आर्यन का आंसर है जेसिका, बात ना करें। शाह साहू का आंसर है ए, अश्वनी का ए, आदित्य का ए, रोहित का ए, जेबा का ए। बहुत बच्चों का आंसर आया है ए। सो क्या लिखा है यहां पे, पढ़ लेते हैं। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव जाइगोट बट मच मोर डीएनए। ठीक है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, आप सबका सही जवाब है। तो इसमें बेसिकली जिन्होंने बी और डी दिया है आंसर, तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं। देखो ये क्या है, लेट्स सपोज मैं यहां पे बनाता हूं, मार्कर कहां गया, ये क्या हो गया, लेट्स सपोज ये जाइगोट की स्टेज का सेल है। ठीक है, और अब इसी स्टेज के अंदर ही तो डिवीजन हो रहा है भैया, इसी के अंदर जो डिवीजन हो रहा है। पहले इसके अंदर दो सेल थे बड़े बड़े, साइटोप्लाज्मिक क्या था, इक्वो था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर छोटे छोटे सेल बन गए। अब क्या हो गया, छोटे छोटे सेल बन गए इसके अंदर, खूब ढेर सारे, बहुत सारे छोटे सेल। मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म तो उतना ही हुआ ना बच्चे। मतलब अगर मैं किसी चीज को कट करूं, मैं अगर इस बोतल को कट कर रहा हूं तो ये उतने ही पार्ट में तो कट करेगा। बट क्या हुआ, ये सब क्या था, ये 2n था, ये सेल 2n था इसके अंदर, ये सेल था 2n। अब आप देख सकते हैं कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8। तो 8 सेल हो गए और आठों की प्लॉइडी 2n होगी। मतलब क्या हो गया, डीएनए कंटेंट बढ़ गया, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उतने का उतना ही है। क्योंकि क्या है, उसी के अंदर ही तो डिवाइड कर रहा था, मेन सेल का उतना ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत बच्चों का यहां पे आंसर सही है। जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए पढ़ने के लिए वो उसमें मिल जाएगा। ईच सेल साइज कीप ऑन डिक्रीजिंग सर, बट साइटोप्लाज्म इज सेम बट एंड डीएनए इंक्रीज। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, बताइए मुझे इसका आंसर। ओके मोटो इसका आंसर बताइए। मेन 2010 में पूछा गया था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट क्या फॉर्म करता है? ओके बताइए बच्चों मुझे, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, यहां पे पढ़ते हैं अब आंसर। भूमिका ए, डी ए, आर्यन का ए, युवराज का ए, युवराज ने फिर से ए लिखा। हाय इमोन, कैसे हो आप बेटा? देन सोनू चौधरी ए, श्रीनिवास सी। ब्लास्टोस्टिस बेटा आप उसको सही से लिखिए, तो मैं आपको जवाब देता हूं। ए डी ए सी। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट क्या फॉर्म करता है, ये बताइए मुझे।
ये इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर्म्स प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, नो, ये प्लेसेंटा नहीं बनाता बिफोर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस इन 3 days, अभी हमने डेज के बारे में डिस्कस किया था, अभी हमने क्या किया था, इसके डेज के बारे में डिस्कस किया था। बहुत लोगों ने ए आंसर दिया है, जिन्होंने ए आंसर दिया अभी उसकी मैं बताता हूं, ठीक है, बहुत लोगों ने ए आंसर दिया। अभी देखिए आज आपकी क्लास लगेगी, ये क्यों, ए कैसे जवाब दिया आपने, अभी हमने उसके ये बड़ा वाला डायग्राम देखा था ना बेटा, ये प्लेसेंटा क्यों बनाएगा, सो गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस इन 3 days, नो, इट implants in 7 days, gets nutrition from uterine endometrium secretion only after implantation, no, gets implanted in endometrium by trophoblast cell, yes, ठीक है, placenta is formed after implantation, yes, very good, yes, A is wrong, तो सोनू गलत बात ना, चैटिंग पे ध्यान क्यों जाएगा। अब बच्चों जो लोग ए पे गए हैं ये आपकी गलत बात है, यहां पे मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने भी ए जवाब दिया है, क्यों भाई, आपका ध्यान किधर है, बातों में क्यों लगे हो आप लोग, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर टॉक्स। सो आई वाज टेलिंग यू placenta is formed after implantation, second option, human female blastocyst is getting implanted in 7 days, not in 3 days, right, it gets nutrition from uterine endometrium secretion only after implantation, wrong, then last one is D, right, the last one is D, it gets implanted in endometrium by the trophoblast cell, ठीक है, so the answer is D only, so implantation in endometrium wall takes place at blastocyst stage, कौन सी स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज में इंप्लांटेशन होता है इन एंडोमेट्रियम वॉल में, सो बिफोर इंप्लांटेशन द ब्लास्टोमियर ऑफ अर्ली ब्लास्टोसिट्स गेट्स अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, अभी मैंने बताया था डायग्राम के साथ, एंड इनर लेयर, इनर सेल को हम बनाएंगे इनर सेल मास, राइट, ये सी इज रॉन्ग, ठीक है, and it is the trophoblast layer through which blastocyst gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated into the embryo, clear, so अभी मैंने ये आधी से ज्यादा चीजें पहले ही डिस्कस कर ली थी आपसे, ब्लास्टोमियर का आउटर पार्ट को हमने क्या बनाया, ट्रोफोप्लास्ट, और इनर को इनर सेल मास्ट, और उसकी कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट बुलाया, वो उसकी इनर कैविटी हो गई इसके अंदर, अब जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाएगा और ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, वो जाके अटैच कर जाएगा किसके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, क्लियर, क्लियर हो गया, सो आंसर क्या है बच्चों, यहां पे आंसर है क्या, डी, वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर सही था, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, बताइए मुझे, पबजी लवर एंड स्टडी लवर, वाह, रोहित कहां चले गए आप, रोहित, जेसिका वेयर इज योर आंसर, गुड, आकृति, सोनू का आंसर है बी, अश्विन का बी, जसवीर राजपूत सर बी होगा, बी। अब देखो बहुत लोग को यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, इट विल स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नो, इट विल नॉट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन हमारे प्रेगनेंसी के टाइम होगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन जो कि कहां से रिलीज हो रहा है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, किससे, न्यूरोहाइपोफाइसिस से, दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब 9 months पूरे हो जाते हैं, जब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तब क्या होता है, हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन किस हार्मोन के थ्रू होता है, क्या है हार्मोन का नाम, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, और साथ में ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा टू रिलीज मिल्क, ठीक है, सो द आंसर इज बी, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस, बी ही तो आंसर है बेटा, आंसर तो बी था ना,
Yes, answer was B only. हाउ डू यू थिंक आर्यन? बी, मैंने बी तो मार्क किया है यहां पे। फोकस करो आर्यन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस? यस स्टडी एनर्जी, यू आर राइट। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन? बताइए मुझे, आंसर दीजिए इसका बच्चा। What is true about cleavage in the fertilized egg in humans? सब बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, एक आंसर दिया है। बहुत बच्चों ने आंसर ए दे दिया है, तो बहुत सही बच्चों, आपका आंसर सही है। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन? तो हम ऑप्शन बी से शुरुआत करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सही आंसर है। इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस यूट्रस। ना, ये तो भाई शुरुआत में ही शुरू हो जाएगा, एम्पुला से ही शुरू हो जाएगा। इट इज मीरोब्लास्टिक? नो। इट इज आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस? नो। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो हम इसका इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब। मतलब हमने बताया था कि स्पर्म को भी कहां आने की जरूरत है? हमारे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस के एरिया में आने की जरूरत है। ठीक है, और जब यहां पे अगर हमारा एग है और स्पर्म यहीं पर आएगा सो दैट फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens during fertilization in humans after many sperm reaches close to the ovum? Yes, holoblastic, not meroblastic. Very good, study and achieve. Answer next question बताइए, what happens during fertilization in humans after many sperm reaches close to the ovum? आंसर दें बच्चों, what happens during fertilization in humans after many sperm reaches close to the ovum? So many of you have given the answer A. बट वहां पे लाइव क्लासेस नहीं है, ये सोच के रखिएगा। यस, आंसर बताइए बच्चों इसका मुझे, आंसर क्या होगा? आंसर बताइए मुझे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है ए, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इफ आफ्टर मेनी स्पर्म रीचेस क्लोज टू द ओवम। तो मुझे भी नहीं पता है, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, आंसर्स आपके सामने ही पढ़ते हैं। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिसिडा। नेक्स्ट, all sperm except the one nearest to the ovum loses their tail. No. Cells of corona radiator trap all the sperm except one. No. Only two sperm nearest the ovum penetrate zona pellucida. नहीं। सो आंसर क्या है? 99.9% बच्चों का सही है। हमारा आंसर क्या है? हमारा, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, स्पर्म के चार पार्ट हैं, स्पर्म के चार पार्ट हैं, हेड, नेक, टेल। ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, चार पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, तो हेड पे क्या होता है? हमारे हेड के टिप पे एक्रोसोम प्रेजेंट है, जो कि किससे बना है? गोल्जी अपरेटस के बना है, जो उसके अंदर हाइल यूरानिडेज है। यू आर नॉट सीइंग माय आंसर बेटा, इतने सारे ये लोग जवाब दे रहे हैं, दे आर जस्ट कीप ऑन मैसेजिंग, सो योर मैसेज इज मिसिंग आउट जैसे का, सो डोंट वरी, यू मैसेज मी अगेन, आई विल रीड इट आउट, ओके? So many of them are answering back to back, right? Clear? So secretion of acrosome helps one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida. So answer is A. Very good बच्चों. Next, sir, see my chat, Rohini. Yes beta, I can see your chat, Rohini. It's easy. Sonu, stop doing this. आंसर्स पे ध्यान दीजिए बच्चों। कैपिसिटेशन refers to the changes in the
जैसिका आंसर दें, इस बार मैं पढ़ लूंगा आपका आंसर, सबसे पहले आप ही का आंसर पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंजेस इन द, टेल मी, कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंजेस इन द, टेल मी द आंसर बच्चों। यस आकृति, यू आर राइट। जेबा का आंसर है सी, आर्यन का आंसर है ए। यस, सोनू आंसर सी, रोहित आंसर सी, जसिका आंसर दें, तनिषा आंसर ए। सबसे पहले मैंने दिया था, वेरी गुड आर्यन। सौम्या का आंसर सी, सोनू का आंसर सी, जसिका का आंसर सी। सी, हाँ जसिका, आई हैव रेड योर आंसर। हैप्पी नाउ? क्लियर बच्चों? सो बेसिकली कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है। सी, जो हमारा स्पर्म भाई साहब है, वो स्पर्म जो है वो सीमेन के साथ आ रहा है, तो उसके साथ हमारे साथ बहुत सारी सिक्रीशन है। मतलब स्पर्म पे कवरिंग आ रही है किसकी, बहुत सारी चीजों की कवरिंग आ रही है। वो किस किस का सिक्रीशन ले रहा है, वो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन ले रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ले रहा है, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन ले रहा है। तो मतलब क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे जेली लाइक कवरिंग हो सकती है या म्यूसिलेज कवरिंग हो सकती है। सो बेसिकली जब स्पर्म एंटर कर रहा है वजाइनल कैविटी के अंदर, या जब वो यूट्रस के अंदर आ रहा है, तब क्या हो रहा है, उसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग है वो रिमूव आउट हो रही है। जो उसके ऊपर जो कवरिंग है वो रिमूव आउट हो रही है, ठीक है। अब जब वो रिमूव आउट हो जाएगी तब क्या होगा, उसको सिग्नल मिलेंगे, कहां से, ओवा से सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फेलिसिटेशन, उसके लिए मूवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। यस, वेरी गुड, क्लियर सर। सीमा आंसर, दीपिका आई गॉट योर आंसर, ठीक है। सो आंसर क्या है, द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आर मेड अप ऑफ, आर मेड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग by secretion of the female genital tract. These secretion remove coating substance deposited on the surface of the sperm, particularly those of the acrosperm. So mainly acrosome का एरिया का टिप का रिमूव होगा। Thus the receptor site of acrosome are exposed, मतलब एक्रोसोम पे रिसेप्टर साइट्स हैं जो कि सिग्नल मिलेगा उसको, ठीक है। नाउ एंड स्पर्म बिकम एक्टिव टू पेनिट्रेट द एग। दिस फिनोमेना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों सबको? यहां पे आंसर क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आई एम सीइंग योर आंसर जसवीर, ऐसा नहीं है। अब ये वाला आंसर दीजिए सब लोग, पहले सब लोग आंसर दे दें, फिर मैं जाऊंगा इसके एक्सप्लेनेशन पे। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? अभी प्रेगनेंसी के ऊपर आंसर है। The first movement of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? सोनू का आंसर है बी, जेबा का आंसर बी, जसिका का आंसर बी, भूमिका बी, ईशा बी, रोहित बी, आदित्य ए। तो एक ए आया है अभी। सनत का सी है, सोनू बी, साहू बी, आरती बी। तो यहां पे बहुत मिक्सर आया है भाई, यहां पे ए बी सी डी सब दे दिया बच्चों ने। तनीषा ने डायरेक्ट लिख ही दिया 5th मंथ, ठीक है, स्टडी एंड अचीव बी 5th मंथ। तो अब हम इसके लिए पढ़ लेते हैं। जिसने ए दिया था, किसने ए दिया था पहले ये देखिए। ए दिया था तनीषा ने 4th मंथ। बेटा 4th मंथ आंसर नहीं है, 4th मंथ इज नॉट द आंसर, ये होता है 5th मंथ में। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। 1 महीने के बाद क्या हो जाता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। 1 महीने में क्या हो जाता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। 2nd मंथ के एंड में क्या हो जाता है, लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने में क्या हो जाएगा, मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म। तभी आप
बच्चे को गिरा नहीं सकते। अबॉर्शन इज नॉट पॉसिबल नाउ। लीगल केसेस हो जाएंगे अगर आप अबॉर्शन कराएंगे 3 महीने पे, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू डू दिस, ठीक है। सो द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ। 5th मंथ में ये शुरू हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, छठे महीने पे, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड, eyelash are formed. By the end of 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed. ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर मैंने एक डायग्राम है, बहुत बच्चों को ये डायग्राम क्लियर से नहीं दिख रहा होगा तो आप इसकी पीपीटी में देख लीजिएगा। तो यहां पे मैंने पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है शुरुआत के में, ठीक है। 3rd वीक में क्या हुआ, 4th वीक में क्या हुआ, 5th वीक में क्या हुआ, 6th वीक, 7th वीक, 8th वीक, 9th, 16, 22, 36 एंड 36th वीक में, ठीक है। तो ये पूरा वीक वाइज चार्ट भी यहां पर मेंशन है, ठीक है बच्चों। सो यहां पर आंसर क्लियर हो गया। यहां पे आंसर क्या है, आंसर है यहां पे 5th मंथ। द आंसर इज 5th मंथ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। तो आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एंड किया। हमने बहुत सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े आज, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आपको पीपीटी कहां मिलेगी, हमारी पीपीटी मिलेगी कहां पे, इंस्टा जेई के पेज पे, ठीक है। और आपको क्या करना है, इंस्टा सॉल्व के पेज को सब्सक्राइब करिए, साथ में आस्क आई10 के पेज को भी जाइए और मेरी सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। आस्क आई10 के पेज पे हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो लोग नए बच्चे हैं, जो लोग, बहुत बच्चे पूछ रहे थे अभी कि सर हमें पुरानी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, तो पुरानी वीडियोस ऐप में नहीं मिली तो फिर आपको आस्क आई10 के पेज पे मिल जाएंगी। आप वहां पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर बच्चों। सो आज के लिए ही इतना करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय। सो मजा आया होगा सबको। आई एम गुड रोहिणी, सबको आज की क्लास में मजा आया होगा। कल से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। क्या टाइम है हमारा, 2 से 3। बाय एवरीवन, बाय बाय, सेफ रहिए, स्टे होम, बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय आदित्य, जेसिका, बाय जेसिका। आप अगर क्वेश्चन है बताइए। वेयर आर यू फ्रॉम सर, अभी आई एम इन दिल्ली।